आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपकी अकॉर्डिंग टू द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का है। ठीक है, उसमें क्या है, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट्स को हम 1 to all इस चैप्टर के अंदर जो भी डेफिनेशन है इस मतलब के ना मतलब हम चैनल के अकॉर्डिंग इस मतलब के ना चैप्टर के अंदर जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, एमसीक्यूज हैं, जो कुछ है हम इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 1 to all तमाम क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में होगा, हर चीज़ आपको 1 by 1 मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले ये आइडिया हमारे माइंड में आता है, जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो यूज़ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। पहला जो हमारा यूज़ है वो सबसे पहले, क्योंकि ये मैथ की ब्रांच है तो मैथमेटिशियन में तो ऑब्वियसली ये यूज़ होता ही होता है। सेकंड जो ये हमारे पास यूज़ होता है वो फिजिक्स में मैट्रिक्स यूज़ होते हैं, स्टैटिक्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, साइंस में होते हैं, और इसकी जो मेन ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस। अब ये माइंड में आता है कि ना मैट्रिक्स को मतलब कि ना इंट्रोड्यूस किसने करा। एक आर्थर था हमारे पास, क्लेरी, उसने 1858 में 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी के अंदर उसने ना इंट्रोड्यूस करवाया क्लेरी। ये स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनके लिए जो बेसिकली एनटीएस की जो मतलब प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत मतलब कि ना फ़ायदेमंद होते हैं कि ये चीज़ें अगर वो मतलब अपने माइंड में रख लें तो उनका एनटीएस ऑलमोस्ट मतलब कवर हो सकता है। की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की। वो कहता है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। ठीक है, मैंने आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ओपन की हुई है। ठीक है, उसके मुताबिक सबसे पहले ना मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये कहता है अ रेक्टेंगुलर जी, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर में पता क्या होता है, मतलब मुतवाजी अरे। अरे या फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर की इस तरह कलेक्शन हो, रियल नंबर इस तरह है 1 2 3 0 से 7 तक, इस तरह कलेक्शन हो जैसे ये है, ये मतलब कि ना इस तरह हो और उसके बाहर जो कर्ली ब्रैकेट्स हो, तो ये मैट्रिक्स इस तरह बनते हैं। ठीक है, अब इसमें ना अब इस मैट्रिक्स को किस तरह डिनोट किया जाता है। हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेटिक्स से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी अप टू सो ऑन, कोई भी हम इसको नेम ले सकते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जिससे हम ऑर्डर्स को मतलब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम कॉलम्स, रोज और कॉलम को, हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं, हमें ये आइडिया होता है कि रोज कौन सी है, कॉलम कौन सी है। हमारे पास ना 2 रोज हैं, ये रोज है। ठीक है, ये हमारे पास रोज है, ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। अच्छा, सेकंड में अब कॉलम पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास जो ये है ये हमारे पास कॉलम को लाइन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रो हो जाती हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हो जाते हैं। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें ना, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन ही होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इस ऑर्डर। वो कहते हैं जितने नंबर्स और रोज होती हैं उसको मतलब वो ऑर्डर को मतलब जाहिर करते हैं। कैसे, इफ मैट्रिक्स एम हैज, अगर कोई हम मैट्रिक्स एम लें, ठीक है, कोई एम मतलब बड़ा मैट्रिक्स है उसे लें और उसकी एम रोज हो, एम कोई नंबर ही होता है ना, कोई नंबर ले लिया हमने, एम रोज हो और एन कॉलम्स हो, उसके एम रोज और एन कॉलम्स हो, देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एम बाय एन। ये हमारे पास ऑर्डर की डेफिनेशन। ठीक है, अगर अब हम ना इसकी एग्जांपल आपको देते हैं कि कौन सी इसकी एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल एक यहाँ पे पुट किया है
उसके अंदर देखें कितनी रोज है हमारे पास, 2 रोज है। मैं पता है मैंने आपको अभी बताया है कि ये रोज होती हैं और हमारे पास कितने 3 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, उन्होंने कहा है ना नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो वो ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है। तो ऑर्डर को स्पेसिफाई किसने, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ने। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ एम इज ऑफ ऑर्डर 2 बाय, सबसे पहले रोज को करते हैं, रोज हमारे पास 2 है, 2 बाय 3, फिर कॉलम को करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर को स्पेसिफाई। स्टूडेंट्स हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी, ठीक है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी। देन ए इज सेड टू बी इक्वल बी, बी के एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर वो ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये ए इक्वल बी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। हमें पता है ऑर्डर किस तरह होता है, नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ नंबर्स ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए ना, ऑर्डर अगर सेम होंगे इसके तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है और सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट होती है, सेकंड कंडीशन जो ये है द कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो इंट्रीज है ना एलिमेंट की, मतलब जो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वाले नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये दोनों के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के सेम है, ये होते हैं एलिमेंट। इनके अंदर एलिमेंट अगर हमारे पास सेम है तो हमारे पास ये जो होगा ए और बी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसी, मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ आप इधर कि कोई है हमारे पास नंबर, ये ए है 1 2 3 4, ठीक है, और ये बी है 2 3 4 1। फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि रोज और कॉलम सेम है ए और बी, लेकिन सेकंड कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसके मतलब कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 2 3 4 5, मतलब इसकी प्लेस चेंज है। हाँ इसमें एलिमेंट सेम है लेकिन प्लेस तो चेंज है ना, 2 की जगह ये, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई। सारी डेफिनेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है। हमने मतलब आपको बताया मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने सेकंड जो डेफिनेशन थी वो मैंने रोज़ और कॉलम को मैट्रिक्स के अंदर ही डिस्कस कर लिया। आपका मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर रोज़ और कॉलम का एक मतलब सेपरेट सा मतलब उसकी एक जगह बनी हुई है, मैंने उसी के अंदर उसको डिस्कस कर लिया। फिर मैंने इक्वल मैट्रिक्स बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट मतलब कि ना अब ख़त्म हो गई डेफिनेशन, इस एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशन थी वो तो ख़त्म हो गई। अब हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने जो ये मैट्रिक्स है ना ए, इसका ऑर्डर मालूम करना है। मैंने आपको ऑर्डर का मेथड ऑर्डर की ही डेफिनेशन में बता दिया था। कैसे था कि नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम। हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर्स ऑफ हमारे पास कॉलम्स है 2। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह सॉल्व करें, ऑर्डर ऑफ ए, ये ए है हमारे पास, ए का ऑर्डर बताना है, इज 2/2। सेकंड जो इसका पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, सेकंड जो इसका पार्ट है वो स्टूडेंट्स ऑर्डर मालूम करना है। हमें पता है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 रोज है, 2 कॉलम है। इसको भी सेम मेथड से करो, ऑर्डर ऑफ बी। अब देखें यहाँ पे ए था वो, और उसका मतलब वो हमारे पास जो था मैट्रिक्स था वो ए था, ये बी है तो इधर बी लिखेंगे, इज 2/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है सी। इसके अंदर देखें 1 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। ये देखें इस तरह, अगर देखें थोड़ा सा इसको क्लियर करके मैं लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा।
2 and 4। रो तो 1 है, कॉलम 2 है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है ना, ये कॉलम 2 है। तो ऑर्डर ऑफ सी इज 1/2। 1/2 हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, उसके अंदर अब इसका भी ऑर्डर बताना है। देखिए हमारे पास कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ ई इज 3/2। अगर हम एफ पार्ट को लें तो हमारे पास एफ पार्ट है 2, 1 रो है 1 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ एफ इज 1/1। अच्छा, एफ के बाद अगर हम जी को डिस्कस करें, स्टूडेंट्स हमारे पास एक पार्ट है डी। वो पार्ट मैंने स्किप इसलिए किया है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आपने खुद ट्राई करना है। अदरवाइज अगर आपसे नहीं होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, मैं आपको वो करवा दूँ। ओके, हमारे पास जो पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है, वो है हमारे पास जी। 2 3 2 3 2 4 5। लेकिन हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ जी इज 3/3। लास्ट हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो है एच का, 2 3 4 कॉलम्स है। ऑर्डर ऑफ एच इज 2/3। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। वो कहते हैं जो सारे मैट्रिक्स हैं, स्टूडेंट मैंने इधर सारे मैट्रिक्स को इधर लिख लिया है। इसमें वो कहता है कि ना सारे मैट्रिक्स, कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के मतलब के ना सेम इक्वल है। ए है हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 3 5 है, सी है, डी है, ई एफ है, जी एच आई जे तक है, ठीक है। सबसे पहले ना हमने सिर्फ ये करना है, आंसर करना है इधर, और आपने लिख देना है इक्वल मैट्रिक्स आर कौन कौन से हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। ए इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी कैसे है, देखें स्टूडेंट्स, ए हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है। हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो साइन है ना, ये इन दोनों के दरमियान साइन है, ठीक है। अगर आप अपनी नोटबुक के अंदर मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर देखें, इन दोनों के दरमियान साइन है। 5 - 3 5 - 2, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो ए इज इक्वल टू सी के हो गया। सेकंड जो हमारे पास वो कहता है बी आई के इक्वल है। तो नहीं, ये देख लेते हैं बी आई के इक्वल कैसे। ये हमारे पास आई है, ये बी है, ये 3 फर्स्ट एंट्री सेम। इक्वल के लिए फर्स्ट रो 1 रो है, 2 कॉलम है, गुड हो गया। सेकंड जो कंडीशन है 3 + 2 5 हो गया, ये हमारे पास सेम हो गया। थर्ड हमारे पास है वो हम कहते हैं ई, ठीक है। अब बना हम देख लें कि अब सेकंड ई तक हो गया। अब देखें ई को, देखें ई एच और जे। ई को देखें 4062, ठीक है 4062 एच जे को। अब जे की बात आ गई, आप देखेंगे कि तो सेम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको काउंटिंग करें, इसकी माइनस करें, तो हमारे पास ये सारी एंट्री से ई एच और जे को देखें, इन दोनों में तो सेम आ गया। 2 + 2 4, फर्स्ट एंट्री दोनों की सेम। अच्छा 2 - 2 0, सेकेंड एंट्री दोनों की सेम। 4 + 2 6, थर्ड एंट्री तीनों की सेम। 2 ये 0 में से अगर कोई चीज़ मतलब प्लस हो, 2 में से कोई चीज़ मतलब 0 प्लस हो, कुछ हो, ये कोई मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू जी।
थर्ड हमारे पास जो लास्ट है वो f इज इक्वल टू, सब हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सारी कवर होगी। अब रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ f और हमारे पास बच गया है वो है 2 एंड 6। यहाँ पे देखें 2 3 माइनस 1 2 होता है और 3 प्लस 3 6, तो हम कहते हैं f इज इक्वल टू जी। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट्स हमें पता है इक्वल मतलब दो अगर हमारे पास इक्वेशन हों, दोनों के दरमियान इक्वल का साइन हो, तो हम ना उनको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, उसको इक्वल कैसे कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ इक्वल, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, एंड सारे एलिमेंट को फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ इक्वल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वल करते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें। उसके बाद हम सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट है वो है हमारे पास a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल है -7 के, तो हम करते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स जो एलिमेंट है वो है c माइनस 1, वो इक्वल है 3 के, इसको हम इक्वल कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। सबसे पहले अगर हम इन सब की नाम a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से तो हमें ना a की वैल्यू फाइंड आउट पता है ना b को, इसको अभी हम फिलहाल रहने देते हैं। इसमें भी हमें वैल्यूज का नहीं पता। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है a, इसमें हम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 3 लें, ठीक है, तो हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 c। अगर देखें स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस माइनस को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव आ सकता है। इसका पीछे बैकग्राउंड ये होता है, इधर भी पॉजिटिव का साइन लगा दें, इधर भी पॉजिटिव का साइन लगा दें, ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। हम इस तरह कर सकते, इस माइनस को अगर इस इक्वल टू के इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास 3 प्लस 1 आएगा, c इज इक्वल टू 4, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये फ्रॉम इक्वेशन 4, हम इक्वेशन 4 को लेंगे, उसमें क्या है 4d 4 इक्वेशन ये है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। देखें हमारे पास ये दो वेरिएबल सेम है, ठीक है। अगर हम इस 2 को इधर ले आए इक्वल टू के साइड पे और 6 को इधर ले आए, 4d माइनस 2d, क्योंकि ये पॉजिटिव का था इधर गया नेगेटिव हो गया, और ये जब 6 इक्वल टू के इस साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव का था। ये हमारे पास कितना, हमारे पास इस दोनों को अगर माइनस करें, ये भी 4d है ये 2d है, तो हमारे पास 2d आएगा, तो ये हमारे पास 6 आएगा। अगर d इज इक्वल टू, हम 2 को इधर जब देंगे, कोई चीज़ अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है जब उस इक्वल टू के उस साइड पे जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, हमारे पास d का आंसर आ गया 3। वैल्यू आ गई हमारे पास 4, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें दो एलिमेंट हैं, एक a प्लस c का तो हमें पता है क्या है हमारे पास वैल्यू, c की हमारे पास वैल्यू आई है 4 0। अब इक्वल टू के इस साइड पे जाएगा, a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास b की। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमें पता है b की वैल्यू नहीं है, a की हमारे पास -4 है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अगर हम -4 को इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 2b -7 प्लस 4 7। देखें -7 है। अब ये आता है हमारे पास, अगर किसी बड़ी वैल्यू के साथ, स्टूडेंट्स आपको पहले वाली क्लास में पता होगा कि किसी भी बड़ी वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव का साइन है तो साइन नेगेटिव ही रहता है, और जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास नेगेटिव का ही होता है। प्रोसेस क्या होता है, 7 प्लस 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा -3 का, इधर 2b आएगा। अब 2b को
2 को इस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/2 हमारे पास आंसर फाइंड आउट कर ली है।